अगर आजादी मिल भी गई तो देश चलेगा कैसे? ये क्वेश्चन इंडिया के लीडर्स के बीच में था, जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स थे। लेकिन धीरे धीरे एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कंप्लीटली इंडिया के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेगी और इंडिया के लोगों के द्वारा इलेक्ट होगी। वो बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की पीछे की एक छोटी सी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई। माय नेम इज रवि जैन एंड हियर वी मेक ऑल योर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। तो पिछले 2 लेक्चरों में हमने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहले में हमने देखा क्राउन रूल और फिर उससे पीछे जो देखा था उसमें था कंपनी रूल। तो ये हमने 2 लेक्चर फिनिश कर लिए और इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। ठीक है, तो 1930s के बाद एक डिमांड इंडिया में हो गई थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया कैसे गवर्न होगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो सबसे पहले जो डिमांड थी वो 1934 में एम एन रॉय ने पुट की थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। ठीक है, तो 1930s के बाद में 1930 पहली एम एन रॉय की हो गई। फिर पहली बार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड करी थी? 1935 में। तो 1930s के बाद में लगभग हर कोई डिमांड करने लगा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। पंडित नेहरू ने 1938 में जब सेशंस होते थे हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन वगैरह, तब डिमांड की कि इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो इंडियंस के द्वारा इलेक्ट होगी। तो मोटा मोटा अपन एक देखें कि 1930s के बाद में एक डिमांड स्टार्ट हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि इलेक्टेड होगी इंडियंस के द्वारा, और वो रिप्रेजेंटेटिव होगी इंडियंस की, रिस्पॉन्सिबल होगी इंडियंस को। फाइनली एक बार तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में या जब चल रहा था, तो ब्रिटिश की साइड से कई ऑफर्स किए गए। उनमें एक था ऑगस्ट ऑफर। तो ऑगस्ट ऑफर में प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर ली थी डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो इंडियंस के द्वारा होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। फिर आता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान, जो 1946 में आता है, जो इंडियंस की डिमांड थी कि इंडियंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्ट्रक्चर, उसमें कंपोनेंट क्या होंगे, कैसे इलेक्ट होगी, इसके बारे में डिटेल में अगर हम देखा जाए तो जो आज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या 1950s में जो 1406 में जो बनी थी, वो इसी के बेसिस पे बनी थी कि कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। ठीक है, तो ये 2-4 डिमांड याद रखना है कि 1930s के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, जैसे एम एन रॉय फर्स्ट में 1934 में, फिर आता है 1 साल बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 1938 में पंडित नेहरू के द्वारा। और ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट करी? ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करी पहला एक प्रपोजल इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में, देन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान में। तो ये एक फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या डिटेल में अब पढ़ते हैं। अब एक बार 1946 में जाते हैं, तो 1946 में देखते हैं कि इंडिया क्या था। तो जो इंडिया था, टोटल इंडिया, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस, एक प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश प्रोविंस। तो जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनमें क्या था, वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली उसको गवर्न करता था। उसमें गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर प्रोविंस में होता था, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो था। तो 11 प्रोविंस थे ब्रिटिश प्रोविंस, जो आज जैसे स्टेट्स होते हैं वो 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे। और आज जैसे यूटी होती है, वैसे 4 जो थे कमिश्नर्स प्रोविंस थे। ठीक है, तो 11 तो हो गए ब्रिटिश प्रोविंस, जिनमें ब्रिटिश गवर्नर, अपॉइंटेड गवर्नर या वाइसरॉय जिसको उस समय बोलते थे, वो रूल करते थे, और ब्रिटिश में जो प्रोविंस होते थे उसमें गवर्नर्स होते थे। तो ये हो गया सेपरेट। तो 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 4 कमिश्नर्स प्रोविंस। अब आता है दूसरा वाला पार्ट था जहां पर क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, क्राउन का डायरेक्ट रूल था वहां पर। तो क्राउन के अंडर थे वो प्रिंसली स्टेट, लगभग 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये हो गए। तो इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, दोनों का रोल अलग अलग था। ठीक है, तो 11 प्रोविंस में कौन कौन से हो जाएंगे?
11 प्रोविंस में अगर इस मैप में मैं बताऊं तो NWFP, पंजाब, सिंध, तीन ये हो गए, NWFP, पंजाब और सिंध, ये वेस्ट में हो गए। तीनों को याद रखना है आपको। फिर आता है जैसे आज की जो यूपी एमपी है, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा, और सेंट्रल प्रोविंस, ये हो गए। तो तीन तो ये हो गए और दो पांच ये हो गए। और नीचे कौन कौन से हो जाएंगे साउथ में? साउथ में मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, दो ये हो गए नीचे, तीन तो पांच, दो सात, अब बचते हैं चार। भी हो गया अपना बंगाल, असम, ये असम रहा, बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड असम, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। तो चार यहां हो गए। तो तीन कौन कौन से हो गए? NWFP, पंजाब एंड सिंध, ठीक है, और आज के जो यूपी और एमपी है जिसको यूनाइटेड प्रोविंस और सेंट्रल प्रोविंस के बारे में बोला जाता है, दो ये हो गए। दो नीचे हो गए बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस, ठीक है, और चार इधर हो गए बिहार, बंगाल, असम एंड उड़ीसा, चार हो गए। तो ऐसे टोटल 11 प्रोविंस थे। अब और चार कमिश्नर्स प्रोविंस थे। तो मैं इंडिया के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस जो होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंस में होंगे, ठीक है, और जो ये क्राउन है, सॉरी प्रिंसली स्टेट है, वहां पर नॉमिनेशन होगा। तो ये इंडिया के बारे में देख लिया। अब हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है इलेक्टेड असेंबली होगी, तो उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ इलेक्शंस, किसी भी इलेक्शन के बारे में आप पढ़ें तो क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इलेक्शन हो कहां रहे हैं। इसको साइड में मैं बता देता हूं कि टेरिटरी देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इलेक्शन किसके होने थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो टेरिटरी क्या हो गई हमारी? इंडिया। और इंडिया की टेरिटरी में मैंने अभी बता ही दिया कि 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। तो टेरिटरी क्या हो गई? 11 ब्रिटिश प्रोविंस। तो सबसे पहले तो ये चीज देखनी होती है हमारे, टोटल टेरिटरी क्या है। फिर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है। जैसे हम इंडिया के लोकसभा के इलेक्शंस की बात करते हैं, तो इंडिया के लोकसभा इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 543 लोकसभा में, ठीक है। अब लोकसभा में क्या होता है कि ये सीट्स होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिफरेंट स्टेट्स को अलग अलग सीट होती है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान को 25 सीट्स है, ये होती है एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी टोटल जो सीट्स होती है उसको स्टेट्स में अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तीसरी चीज इलेक्शन में हमेशा देखनी होती है कि वोटर्स कौन होंगे, ठीक, कौन वोट करता है। जैसे इंडिया का इलेक्शन हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो वोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है चौथा टाइप्स एंड मेथड ऑफ इलेक्शन। तो टाइप्स एंड मेथड ऑफ इलेक्शन में देखते हैं दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन में जैसे लोग हैं खुद इलेक्ट करने जाते हैं, खुद वोट देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन सेकंड होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है कि जो ये पीपल है, सिटीजन है, इन्होंने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रखे हैं, से एमपी हो सकता है या एमएलए हो सकता है, तो वो वोट करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं डायरेक्ट इलेक्शन के, तो ये टोटल लोकसभा का इलेक्शन हो गया, यानी एमपी का इलेक्शन हो गया, एमएलए का इलेक्शन हो गया। इनडायरेक्ट इलेक्शन में देखें तो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उसमें जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडिया के सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एमपी और एमएलए, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे पार्टिसिपेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब 4-5 चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी है, वापस से बता देते हैं। एक तो टेरिटरी, कहाँ इलेक्शन होने हैं, दूसरा टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, तीसरा वो सीट्स को डिवाइड कैसे कर रखा है अलग अलग प्रोविंस में, चौथा वोटर कौन है, कौन वोट करने वाला है उसमें, और पांचवा
मेथड और टाइप क्या है इलेक्शन की, डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये चीजें याद रखनी पड़ती है। अब ये मैंने इसलिए बताया कि अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक इलेक्टेड बॉडी थी, तो उसका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब ये 5 जो एलिमेंट है इसको आपको माइंड में रखने हैं और उसको एक एक एलिमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला आता है टोटल सीट्स। तो टोटल सीट्स कितनी थी, 389। और उसमें अभी मैंने बताया कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश प्रोविंस की कितनी है 296 और प्रिंसली स्टेट की कितनी 93। अब ये तो एग्जैक्ट फिगर हो गया, ऐसा याद कर लेते हैं कि टोटल सीट्स थी 400, उसमें 300 हो गई ब्रिटिश प्रोविंस की और 100 के आसपास लगभग प्रिंसली स्टेट की हो गई। ठीक है, तो मोटा मोटा रूप से देखें तो 25% यानी 1/4 सीट प्रिंसली स्टेट की थी और 3/4 ब्रिटिश प्रोविंस की थी। तो ये था। अब ये 296 है, इसमें मैंने बताया था कि ब्रिटिश प्रोविंस थे वो 2 पार्ट में थे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस और कमिश्नरेट प्रोविंस। तो कमिश्नर प्रोविंस की सीट कितनी थी 4 और इसकी कितनी हो जाएगी 292। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं मैं। 292 292 प्लस, अब इसमें वापस 292 में क्या करना है कि 2 को हटा दो और 1 बढ़ा के लिख दो 93। ठीक है, प्लस इसमें 9 जो इधर वाली डिजिट है उसको हटा दो वापस से, तो 9 को हटा दो और 1 बढ़ा के लिख दो, तो 292 है ना। फिर 2 को हटा दो इधर वाली डिजिट को और 1 बढ़ा के लिख दो 93। फिर क्या करना है, फिर इधर वाली डिजिट को हटा देना है और 1 बढ़ा के लिख देना है 4। ठीक है, यानी 9 को हटा दिया आपने और 3 को 1 बढ़ा के लिख दिया, तो क्या आ गया 4। यहाँ पे क्या किया कि 2 को हटा दिया और 92 को 1 बढ़ा के लिख दिया 93। ठीक है, तो ये थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो इलेक्टेड हुई थी, उसके मेंबर्स कितने थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब 1947 में इंडिपेंडेंस हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा कि सीट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, वो 300 हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा 300, आप ऐसे याद रखो 300 230 प्लस 70, तो प्रिंसली स्टेट की कितनी होगी 70 और 230 किसकी होगी ब्रिटिश प्रोविंस की। अब एक एक सीट घटा लेना है, तो इसमें 299 इक्वल्स टू 229 प्लस 70। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्चुअली में फाइनली इंडिया के लिए काम किया उसके मेंबर ये थे। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मेंबर थे 389। इसको कैसे याद रखना है, 400 में 11 कम। ठीक है, इतने मेंबर थे। और इसको मैंने कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ा, 292, फिर एक इधर वाला डिजिट हटा देना है, 1 बढ़ा देना है 93, इधर वाला डिजिट फिर हटाना है, 9 हटा दो और 1 बढ़ा दो। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे 389 यानी 292 प्लस 93 प्लस 4। ये किसके थे, ब्रिटिश प्रोविंस के, कमिश्नरेट प्रोविंस के, और ये किसके थे, प्रिंसली स्टेट के। लेकिन जब 47 में आजादी मिल जाएगी तो उसमें क्या होगा कि मुस्लिम लीग के कुछ नेता और जो पाकिस्तान वाला एरिया वो चला जाएगा, तो उसकी सीट्स कम हो जाएगी। तो फाइनल कितनी हो जाएगी, मैंने बताया 300 में 1 कम यानी 299 इक्वल्स टू, इसमें 70 तो इसकी हो जाएगी और 229 ब्रिटिश प्रोविंस की। ठीक है, इसमें 4 सीट इसकी रहेंगे ना, 229 में 4 उसकी रहेगी अंडर में कमिश्नरेट प्रोविंस की। तो ये हो गई टोटल सीट। तो पहला एलिमेंट हमने देखा था कि टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीट इनिशियली कितनी रहेगी 389 और बाद में कितनी हो जाएगी 299, और उसमें हमने देख लिया कि ब्रिटिश प्रोविंस की कितनी रहेगी और प्रिंसली स्टेट की। फाइनली जो एक्चुअली में काम करेगी इंडिया के लिए वो ये वाली करेगी, यानी 299 लोग काम करेंगे। 229 तो किसके होंगे, ब्रिटिश प्रोविंस प्लस कमिश्नरेट प्रोविंस के, और 70 किसके होंगे, प्रिंसली स्टेट के। तो ये फाइनल है। ठीक है, लेकिन याद आपको वो भी रखने पड़ेंगे 389 के कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया अपना टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अब सेकंड कंपोनेंट हम देखते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या था,
एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी जैसे 299 या 389 अभी टोटल मान लेते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, इसको प्रोविंस में कैसे बांटा जाए। तो इसके लिए प्रिंसिपल जो होता है हमेशा पॉपुलेशन का होता है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वन वोट वन सिटीजन वन पीपल वन वोट वन वैल्यू, दैट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। एक सिटीजन की बात करें, दो सिटीजन है तो दोनों बराबर है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इसे कहते हैं, राजनीतिक बराबरी, समानता। तो इसे एक व्यक्ति होगा, उसके वोट की वैल्यू दूसरे के वोट के बराबर होगी। ये एक इंडिविजुअल के बारे में कहा जाता है डेमोक्रेसी में। तो यही होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बिलीव करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी आप पॉलिटिकली एवरी सिटीजन इज सेम, यानी हर सिटीजन के वोट की वैल्यू बराबर है। तो ये तो इंडिविजुअल हो गया। ऐसे ही क्या होगा कि हर ग्रुप है, उसमें मान लो 100 मेंबर है या 1 मिलियन ले लेते हैं, 1 मिलियन का मेंबर का एक ग्रुप है, दूसरा भी 1 मिलियन का मेंबर का ग्रुप है। तो अगर इसकी वोट की वैल्यू 1 है तो इसके वोट की भी वैल्यू 1 होगी। तो इंडिविजुअल के लिए क्या होगा कि 2 इंडिविजुअल ले लो आप, तो एक इंडिविजुअल की वोट की वैल्यू 1 है तो दूसरे की भी 1 ही रहेगी, एक की 2 है तो दूसरे की भी 2 रहेगी। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। अब जैसे कोई ग्रुप है, 1 मिलियन का कोई ग्रुप है, तो उसके वोट की वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 मिलियन का दूसरा ग्रुप होगा, उसके वोट की वैल्यू भी वही होगी। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल इक्वालिटी रहेगी। डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन और कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। आज भी यही प्रिंसिपल होता है कि स्टेट की में पॉपुलेशन होती है, उसके बेसिस पे सीट अलोकेट की जाती है। तो उस समय यह था कि एक सीट लगभग 1 मिलियन पे चली गई थी। तो डिफरेंट, जैसे हमने बोला कि 389 टोटल सीट्स हैं, तो इसके अपन टुकड़े करेंगे, जैसे 11 प्रोविंस में, तो इनमें जो पॉपुलेशन होगी इन प्रोविंस की, जैसे यूपी था, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बॉम्बे, सब 11 प्रोविंस है, तो इनकी पॉपुलेशन निकालेंगे और उसके हिसाब से इनको सीट अलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी सीट अलोकेशन। सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा। पहला एलिमेंट क्या था, पहले एलिमेंट था टोटल नंबर ऑफ सीट, फिर था अलोकेशन ऑफ सीट्स। अब सीट अलोकेट हो गई, वोटर्स कौन है, वोटर्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अब तीसरा आता है कि टाइप्स, मेथड ऑफ इलेक्शन, सीट्स। ठीक है, अब वापस से उसी पे जाते हैं कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, इसलिए तो बताया कि इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड क्यों था। अब समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन होगा, प्रिंसली स्टेट्स में इलेक्शन नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, नॉमिनेशन। और नॉमिनेट कौन करेगा, वहां के प्रिंसली स्टेट के रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट की सीट कितनी थी, अभी देखा अपन ने 93। तो 93 जो नॉमिनेशंस होंगे वो कौन करेंगे, प्रिंसली स्टेट से आएंगे और वहां के रूलर उसको नॉमिनेट करके भेजेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश प्रोविंस कितने, 11, और यहाँ पे सीट कितनी है, 292 + 4। तो 292 पे इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कहां से आएंगे, इलेक्शन वहां पे इलेक्शन है यहाँ। अब यहां पे आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि 11 प्रिंसली स्टेट आप देख, 11 ब्रिटिश प्रोविंस आप देखते हैं। ठीक है, जो 11 हमने देखे थे शुरू में, ये 11। तो यहां पे क्या होगा, स्टेट में और प्रोविंस में क्या होगा, प्रोविंशियल असेंबली होगी, प्रोविंशियल असेंबली। जैसे आज हर स्टेट में लेजिस्लेचर होती है, वैसे उस समय उस स्टेट की, प्रोविंस की एक लेजिस्लेचर होती है, उसको प्रोविंशियल असेंबली बोलते थे या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोल दीजिए, ये थी। अब यहाँ पे जो इलेक्टेड एमएलए होंगे, इलेक्टेड एमएलए, उस समय के एमएलए, वो इलेक्ट करेंगे किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कितने मेंबर इलेक्ट करने हैं अपन को, 292। ठीक है,
अब इसको एक बार वापस देखते हैं कि इंडिया था दो पार्ट में डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन नहीं होगा, प्रिंसली स्टेट में क्या होगा, नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन कौन करेगा, वहां के रूलर। तो जो 93 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो कहां से रहते, नॉमिनेशन के थ्रू, यानी वहां के रूलर ने जिसको नॉमिनेट कर दिया वो आएंगे। तो 93 तो ऐसे फिल हुई। और ब्रिटिश प्रोविंस में क्या था, ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे यानी लोग इलेक्ट नहीं करेंगे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। तो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, 11 ब्रिटिश प्रोविंस में वहां की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी वहां के मेंबर्स यानी एमएलएज। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी टाइप्स एंड मेथड ऑफ फिलिंग द सीट्स। तो एक बार उसको वापस से रिवाइज इसमें देख लेते हैं कहां पे क्या लिखा हुआ है। तो प्रिंसली स्टेट, यहां पे नॉमिनेशन होगा, ये हमने देख लिया। ब्रिटिश प्रोविंस में इस सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज अभी देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने देख लिया, एमएलए होगा जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के। हाँ, अब ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली आती कब थी, आपको याद हो तो 1945 दिसंबर और 1946 जनवरी, इसमें इंडिया में इलेक्शन हुए थे। यहाँ पे इंडिया में इलेक्शन हुए थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यहाँ पे हुए थे प्रोविंस में इलेक्शन, यानी जो 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुआ था। तो वहां पे जो इलेक्शन हुआ था, तो हर 11 प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे और वहां पे एमएलए इलेक्ट हुए थे। तो 1946 के जो इलेक्शन के एमएलए थे, 1946 के इलेक्टेड एमएलए थे, दे आर द वोटर्स। तो अब समझ में आ गया वोटर कौन है। 1946 में जो स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे उसके एमएलएज। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक होता है कि वहां पर उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेपरेट इलेक्टोरेट भी था, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, वही अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकती है। जैसे एग्जांपल, सिख एमएलए है, वो सिख मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो सिख मेंबर की सीट्स थी उनको सिख ही करेंगे। मुस्लिम एमएलए होंगे वहां पे, वो मुस्लिम मेंबर्स को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को। और जनरल, इनके अलावा जो जनरल एमएलए होंगे वो जनरल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को करेंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। यानी सीट को डिवाइड करेगी 3 पार्ट्स में, एक मुस्लिम्स की सीट्स, एक जनरल की सीट और एक सिख की सीट। तो मुस्लिम, सिख एंड जनरल की सीट इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, हमेशा पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, तो लास्ट में हम देखते हैं कि वोटर्स कौन थे, इलेक्टेड एमएलएज। और इलेक्शन कब हुआ था, 1946 के एमएलएज थे वो। ठीक है, सेकंड चीज हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इलेक्शन क्या था, ये था इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ इलेक्टोरेट्स, यानी जॉइंट इलेक्टोरेट नहीं था, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये चीजें अपने देख ली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट थी 389, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्रिंसली स्टेट में, है ना, और ब्रिटिश प्रोविंस में। प्रिंसली स्टेट के पास कितनी थी, 93, और इसके पास कितनी गई, 292 + 4। अब जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उसमें इलेक्शन हुआ, और प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेट कौन करेगा, रूलर्स वहां के। और ब्रिटिश प्रोविंस में इलेक्शन होगा, तो 11 जगह इलेक्शन होगा। तो 11 जो स्टेट में लेजिस्लेचर होगी, उनके मेंबर कम्युनिटी वाइज, यानी सिख एमएलए, मुस्लिम एमएलए और हिंदू एमएलए, हिंदू नहीं, नॉन मुस्लिम और नॉन सिख, यानी जनरल एमएलए, वो इलेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव सिख, मुस्लिम एंड जनरल एमएलए, जनरल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ऐसे यहाँ इलेक्शन होगा और यहाँ पर प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन होगा। तो दोनों के थ्रू प्रोसेस हुई और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। ठीक है, इलेक्शन कब हुए, जुलाई टू अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए। ठीक है, और इसका रिजल्ट ये रहा कि
इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 मेंबर्स आए, मुस्लिम लीग के 73 आए और अदर्स के आए 50। ठीक है, तो ये था आउटकम ऑफ इलेक्शन। तो अभी हमने क्या देखा कि इंडिया दो पार्ट में डिवाइडेड था उस समय, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट। यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ, यहाँ पे इलेक्शन हुआ, तो ऐसे एक बॉडी बनी। तो ये आज हमने ये डिस्कस किया है, ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे आए थे वहां पर। एक इलेक्टेड बॉडी थी, एक नॉमिनेटेड बॉडी थी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, इसमें ये है कि कंप्लीटली इलेक्टेड नहीं थी, दूसरी बात डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है ना, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसमें। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म यही है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमएलए और एमपी कर रहे हैं। और इलेक्टेड एमपी एमएलए कब के इलेक्शन के थे, वो 1946 के। तो उस समय फ्रेंचाइज भी लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, ऐसा नहीं है कि अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी। तो ये दो क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म यही है, तीसरा यही है कि ये नॉमिनेटेड थी, तो इसलिए पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेट हो गई, और इलेक्टेड में भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो आई होप मैंने आपको बड़ा सिंपल करके बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्ट हुई, क्या डिमांड थी उसकी, और उसके मेंबर कैसे आए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो कमेटी बनी है, ये असेंबली बनी है, जिसके मेंबर सभी इलेक्टेड और नॉमिनेट होके आए हैं, वो वर्क कैसे करेगी, कमिटीज के थ्रू करेगी, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर एंड यू विल कम इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।